मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें हम लोग जूम क्लासेस के माध्यम से अपनी क्लासेस को कंप्लीट करते हैं। इसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट का जो आपका एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, उसको टारगेट लेकर चल रहे हैं। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के हम लोगों ने पिछले 5 क्लासों में हम लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ा था। लॉजिकल रीजनिंग में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रमाण होते हैं, 6 प्रमाणों की बात जो है, प्रमाणों की बात सबसे पहले किसमें की गई थी। तो प्रमाणों की बात अगर हम करते हैं तो न्याय फिलॉसफी में हम लोग को जो भारतीय दर्शन का एक भाग है, एक अंग है, उसमें हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने जाना कि न्याय क्या होता है, न्याय दर्शन क्या होता है, इसके साथ इसके जो है अंदर इसके 16 पदार्थों के बारे में जाना। कल की डेट में हम लोगों परसों की इससे पहले वाली जो 2 क्लास पहले थी आपकी, उसमें हम लोगों ने ज्ञाता, ज्ञेय, प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण की परिभाषा पढ़ी थी। और उसके साथ ही हम लोगों ने प्रमिति के बारे में भी जाना था। ठीक, तो इतनी क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। कल की डेट में हम लोगों ने ये जाना कि प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, उसके बारे में जाना था। आज हम लोग उससे एक कदम आगे चलेंगे। कल हम लोगों ने उसके भेद पढ़े थे, तो उसके मुख्य रूप से भेद हम लोगों ने 3 पढ़े थे। ठीक है, भेद हम लोगों ने कौन से पढ़े थे? भेद हम लोगों ने 3 पढ़े थे। कौन से 3 थे वो आपके किसी को पता होगा? हम लोगों ने कल जो है प्रत्यक्ष को जानने के लिए इसके 3 बातें जानी थी। एक इंद्रिय पक्ष होता है, एक विषय होता है और एक सन्निकर्ष होता है। इंद्रिय पक्ष में जो इंद्रियों के द्वारा हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें प्राप्त होता है। इंद्रियां आपकी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन जो होता है वो उभय होता है आपका। ठीक है, तो कल हम लोगों ने इतने पॉइंट पे डिस्कस किया। फिर इसके बाद विषय क्या होता है, विषय दूसरा पॉइंट था आपका। विषय में हम लोगों ने बताया था कि इंद्रियां किसी भी चीज को जानने के लिए कोई ना कोई विषय तो चाहिए, कोई ना कोई टॉपिक तो चाहिए। जो टॉपिक जो विषय होता है वही आपका इसके अंतर्गत विषय कहलाता है। कि इंद्रियों का जो है, इंद्रियां जिसका आभास करती हैं, जिसको प्रत्यक्ष रूप से देखती हैं, वही आपका विषय कहलाता है। सन्निकर्ष का मतलब क्या होता है? सन्निकर्ष का मतलब कल हमने बताया था, सेंस कांटेक्ट जो होता है उसको सन्निकर्ष के रूप में हम जानते हैं। जैसे आंखों से हम किसी भी चीज को देखते हैं, हाथ से किसी भी चीज को छूते हैं, हमारा जो स्किन है जब किसी भी चीज से टच होता है तो हमें फील होता है ना। जैसे एक मच्छर काटता है तो भी हमें फील होता है। ये सेंस कांटेक्ट के अंतर्गत आपका आता है। कल हम लोगों ने इसी के आगे सेंस कांटेक्ट के 6 भेद के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना था। आज हम लोग सन्निकर्ष मतलब सेंस कांटेक्ट के बारे में, सेंस कांटेक्ट जो था आपका, जिसको सन्निकर्ष बोलते हैं। ठीक, सन्निकर्ष बोलते हैं हम लोग जिसको। ठीक, सन्निकर्ष, सन्निकर्ष की परिभाषा कल हम लोगों ने बात करी थी, डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके 6 भेद के बारे में पढ़ेंगे। ये 6 भेद जो है आपका जो फर्स्ट पेपर है, इसमें एग्जाम्पल देके पूछ लेता है। और यही जो एग्जाम्पल इसमें फिट है वही डिट्टो एग्जाम्पल उठा के एग्जाम में रखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर आपका आता है संयोग होता है। ठीक, नंबर 1 पर संयोग। नंबर 2 पे हम लोग बात करेंगे तो नंबर 2 पे आपका क्या आएगा? संयुक्त समवाय आएगा। संयुक्त समवाय आता है आपका। नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पे आपका क्या आएगा? नंबर 3 पे आपका आएगा संयुक्त संवेद समवाय। संयुक्त संवेद समवाय आता है। ठीक, संयुक्त संवेद समवाय आता है आपका। फिर इसके बाद चौथे पॉइंट पे आपका क्या आता है? चौथे पॉइंट पे आपका आता है क्या? समवाय आता है आपका। ठीक, और 5वें नंबर पे क्या आता है?
तो 5वें नंबर पे आपका आता है संवेद समवाय। ठीक, संवेद समवाय आता है। नंबर 6 पर हम बात करेंगे, तो नंबर 6 पे विशेषण विशेष्य भाव। विशेषण विशेष्य भाव आता है। ठीक है, ये आता है। इसको अगर हम इंग्लिश में अगर जानना चाहेंगे तो इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं संयुक्त संयोग की। अब संयोग का एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लॉजिक में जितने एग्जाम्पल बुक्स में जो ऑथेंटिक बुक होती है उसमें दिया गया है, वही एग्जाम्पल सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब जैसे संयोग है, संयोग की बात कैसे कहता है कि when there is a perception interaction between the sense and objects, it is called a coincident relationship। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब हमारे इंद्रिय और वस्तु के बीच जो साक्षात होता है, इंद्रिय इन द सेंस जो हमारे जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय हैं, वो कहता है कि जब इंद्रियों का और वस्तु, जैसे इंद्रिय है और वस्तु है, इन दोनों के बीच जब साक्षात होता है, जब ये आमने सामने होते हैं, तो इस सन्निकर्ष, तो ये एक प्रकार का सन्निकर्ष होता है, तो उसे ही हम संयोग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब सेंस जो होती है और आपका जो वस्तु होता है, उन दोनों के बीच सीधे कांटेक्ट होता है, कोई माध्यम नहीं होता है। अब जैसे इसका एग्जांपल होता है, जैसे इसमें एग्जांपल कहते हैं कि जैसे ही आंखों का सन्निकर्ष, मतलब आंखों का कांटेक्ट जो है घड़े के साथ होता है, तो जैसे ही आप सो रहे हो, सोने के बाद जैसे ही आप उठे हो या आपने देखा आपके सामने कोई भी वस्तु रखी है, तो उस वस्तु का और आपके आंख का दोनों का कांटेक्ट एक बराबर है, साक्षात आप उसको देख रहे हैं, तो इसी को क्या बोला गया है? संयोग बोला गया है। तो हमें क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान होने लगता है, इसी को संयोग बोला गया है। जैसे हमारे सामने ये बोर्ड है, तो हमारे सामने ये बोर्ड है, हमारे आंख के, हमारी इंद्री जो होती आंख है और ये बोर्ड है, ये वस्तु है, तो हमारे इनके बीच जो कांटेक्ट हो रहा है, तो वो तो डायरेक्ट हो रहा है ना, साक्षात हो रहा है, किसी तीसरे की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ी है। ठीक, तो कह सकते हैं, आप सीधी लाइन लिख सकते हैं, 2 लाइन लिखेंगे। पहली परिभाषा होगी कि जब इंद्रियों का वस्तुओं के साथ साक्षात संबंध होता है, तो उसे हम संयोग कहते हैं। लिख लेंगे, जब इंद्रियों का वस्तुओं के साथ साक्षात संबंध होता है, तो उसे हम संयोग कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा, जैसे आंख का सीधा संपर्क घट अर्थात घड़े के साथ होना। ठीक, सर एक और बोल दीजिए। हाँ बिल्कुल। परिभाषा, पहली परिभाषा मैंने बोली थी, जब इंद्रियों का संपर्क वस्तुओं के साथ सीधे हो, वस्तुओं का लिखेंगे, जब इंद्रियों का संबंध वस्तुओं के साथ सीधे हो, तो उसे हम संयोग कहते हैं। ठीक, अब ये इस परिभाषा को, इस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो उसमें क्या आएगा, जब कभी इंद्रियों का जो है संबंध वस्तुओं के साथ हो, लेकिन बिना किसी माध्यम के। अब ये लाइन जोड़ दिया, लेकिन बिना किसी माध्यम के। अब पूछ लेगा कि किसके अंतर्गत आएगा, तो संयोग के अंतर्गत ही आएगा। ठीक, बिना किसी माध्यम के, मतलब विदाउट एनी मीडियम। क्लियर ये परिभाषा? अब उदाहरण में लिख लीजिए या एग्जांपल लिखिए, जैसे आंख का सीधा संपर्क घड़े के साथ होना है। Here the perception contact of the, जैसे मतलब सॉरी बोलते हैं, कैसे here the direct contact of the eye is with the घट या घड़ा। क्लियर पॉइंट यहां पर बताइए सर। आपने जो पहली लाइन बोली थी, जब इंद्रियों का संपर्क वस्तुओं के साथ सीधा संपर्क होता है बिना किसी माध्यम के, तो उसे हम संयोग कहते हैं। अब संयोग की परिभाषा एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, जैसे आप घर से निकले
अब घर से जब आप निकले हैं और निकलने के बाद आप कहीं जा रहे हो और अचानक से आपका फ्रेंड कोई दिख जाए, या अचानक से आपको कोई फ्रेंड कोई ऐसा व्यक्ति जो दिख जाए, तो वहां पर किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं पड़ी, आपका उसका सीधे आई कांटेक्ट हुआ, आपने सीधे उसको देखा, तो यही आपका संयोग होता है। आपका क्या होता है? यही आपका कोइंसिडेंट होता है, क्या यही आपका संयोग होता है। जो चीज अचानक से हमें दिख जाए, जो चीज अचानक से हमें मिल जाए। ठीक, क्लियर पॉइंट बताइए सभी लोग, क्लियर? तब हम लोग आगे चलते हैं। जी सर। ठीक, अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। ये पॉइंट क्लियर हो गया है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, ज्वाइंट इनहेरेंस की तरफ, संयुक्त समवाय। ठीक है, संयुक्त समवाय क्या होता है? संयुक्त समवाय में, संयुक्त समवाय से पहले अगर हम समवाय को पढ़ लेंगे तो संयुक्त को पढ़ने में ज्यादा आसानी हो जाएगी ना। इसको हम लोग पहले पढ़ लें, एक लाइन, चलो इसको पहले हम बता दें 4 नंबर को, क्योंकि समवाय 2 जगह यूज करा जाएगा। या पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते, जैसा अगर लाइन से लिख रहे हो तो लाइन से हम लोग डिस्कस कर लेते। चलिए, इसमें कहता है संयुक्त समवाय में इंद्रियों का सीधा संबंध वस्तुओं के साथ ना होकर किसी माध्यम के द्वारा होता है। लिख लीजिएगा, इसमें लाइन लिखिएगा, लिखिए, इसमें इंद्रियों का सीधा संबंध वस्तुओं के साथ ना होकर, इसमें चौथे पॉइंट में लिखा रहा है ना, इसमें लिखिएगा, लिखिए, लिखिए, इसमें इंद्रियों का सीधा संबंध वस्तुओं के साथ ना होकर एक माध्यम के द्वारा होता है। ठीक, क्लियर है? लिख लिया? बताइए सर कैसे बोल रहे हैं? देखिए, इसमें इंद्रियों का सीधा संबंध, इसमें इंद्रियों का सीधा संबंध वस्तुओं के साथ ना होकर एक माध्यम के द्वारा होता है। एक माध्यम के द्वारा होता है। अब लिख लिया? अब इसमें जैसे आप पहले समझेंगे फिर इसके बाद लिखेंगे। ठीक, पहले समझते हैं क्या होता है संयुक्त समवाय। संयुक्त समवाय में क्या होता है? पहले में संयुक्त में आपने देखा घड़ा, क्या देखा है? घड़े को देखा है। ठीक है, क्या क्या देखा आपने? पहले में घड़े को देखा है आपने। ठीक, घड़े को देखा है पहले वाले में। ठीक, अब संयुक्त समवाय में क्या होता है? संयुक्त समवाय में आपकी एक चीज उसमें जुड़ जाती किसी, अब घड़े को, घड़ा जैसे लाल रंग का है, जैसे घड़ा लाल रंग का हो, घड़ा जो है कैसा है? लाल रंग का है, मतलब घड़े के अंदर लाल रंग की क्वालिटी आ गई है। घड़ा पहले ऐसे सिंपल था, अब उसके अंदर उसके ऊपर जो लाल कलर का रंग कर दिया गया। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? घड़े को देखा, अब घड़े के अंतर्गत उसके लालिमा को देखेंगे, उसके कलर्स को देखेंगे, तो यही आपका संयुक्त समवाय होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे आप लोग बहुत अच्छा दे सकते हैं, जैसे आप शादी ब्याह में जाते हैं, आप अपने फ्रेंड को या अपने रिश्तेदार को तो देखते हैं, उनके साथ साथ उनके कपड़ों को, उनके पहनावे को भी देखते हैं और कहते हैं कि आप बहुत अच्छी ड्रेस पहने हैं। तो उस समय उस व्यक्ति का तो ज्ञान है आपको, लेकिन उस व्यक्ति के साथ साथ उसके साथ जो भी चीज जुड़ी हुई है उस कपड़े का या उससे संबंधित जो भी चीजें, उसका भी ज्ञान हो रहा है। तो वही आपका संयुक्त समवाय होता है। जैसे घड़ा है, घड़े की लालिमा या घड़े का लाल रंग होना, इसका ज्ञान होना हमें। जैसे घड़ा कैसा है, घड़े किस कलर का है, तो आप बताएंगे लाल कलर का है। तो जब लाल कलर का बताएंगे तो यही जो लाल कलर होता है यही आपका संयुक्त समवाय होता है। ठीक है ना, समझ लें। जैसे कोई एक इंसान है, तो जैसे मान लो राम है, राम ने पीतांबर पीला वस्त्र पहना हुआ है, तो वहां पे पीले रंग की गुण उसमें आ गए है, तो इसलिए उसको पीतांबर मैंने बोला। तो राम ने पीतांबर
पीतांबर वस्त्र पहना है। तो यहाँ पे पीतांबर वस्त्र जब जोड़ देंगे तो संयुक्त समवाय हो जाएगा। केवल ये कहेंगे कि मैंने राम को देखा, तो राम को देखा जब, या मैंने घड़े को देखा जब, तो वो केवल आपका संयोग होगा। लेकिन संयुक्त समवाय में क्या होगा, जुड़ जाती, जब दो चीजें आपस में जुड़ जाती हैं तो उसको कहते हैं। जैसे घड़े में लाल रंग का चढ़ जाना तो हमें लालिमा, लाल रंग का भी ज्ञान होता है, घड़े के साथ साथ लाल रंग का भी ज्ञान हो रहा है, तो वो संयुक्त समवाय कहलाता है। ठीक है, ठीक है। जी सर। ठीक, अब जैसे इसका एग्जाम्पल और कैसे सेट करोगे, इसका एग्जाम्पल सबसे पहले आप देखोगे तो आपको पहले घड़े की आकृति दिखाई देगी या पहले वो कलर दिखाई देगा। अब यहाँ पे माइंड को थोड़ा सा खोलना है। अब आप बताओ, पहले आपको कलर दिखाई देगा कि पहले आपको घड़ा दिखाई देगा? पहले घड़ा, कलर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा पहले बताओ? कलर, कलर। ठीक, यही ध्यान रखना था, घड़ा नहीं दिखाई देगा, पहले कलर दिखाई देगा। कलर दिखाई देने के बाद जो है घड़ा दिखाई देगा। ठीक है, जैसे आप इसका एग्जांपल और भी सेट कर सकते हो संयुक्त समवाय में। जैसे आप कहीं सामान लेने आते हो तो आप कहते हो ना इस कलर का दिखाइए या उस कलर का, तो उसके साथ जो कलर होता है वो सामान तो आपको पता है, लेकिन उसके कलर की वजह से आपको दो चीजें जुड़ जाती हैं। तो आप एग्जाम्पल में क्या लिख रहे हैं, आपने लिखा है, एग्जाम्पल लिख लिया, बताइए आप एग्जाम्पल 1 2 3 जो आपके मन में आ रहा हो इस समय अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। बताइए किसने क्या लिखा है, कुछ अलग घड़े के अलावा किसी ने और लिखा है जो मैंने एग्जांपल बताया? जैसे मैंगो, मैंगो कॉन्सिडेंट एंड उसके अंदर जो होता है ना, बीज होता है, उसको जॉइंट इंफिनिट। अब जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दी, जैसे आप कोई फंक्शन में जाते हो और आपने कहा कि देखो वो जो रेड कलर की साड़ी पहने हुए हैं वो मेरी मामी है। ठीक, जब आपने इंडिकेट किया कलर के साथ, किसके साथ, कलर के साथ जब आप इंडिकेट कर रहे हो तो वो आपका संयुक्त समवाय कहलाता है, ज्वाइंट इनहेरेंस कहलाता है आपका। क्लियर, ये पॉइंट आप ऐसे बहुत से एग्जांपल उसमें एग्जाम में पूछ सकता है। क्लियर है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त संवेद समवाय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, संयुक्त संवेद समवाय। ठीक, अब ये क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्लियर है, ऊपर के दो क्लियर हो गए, तीसरे में हम लोग चलते हैं। इसमें कहता है, इसमें इंद्रियों का वस्तु के साथ संबंध जो है दो माध्यमों के सहारे होता है। अभी एक माध्यम के सहारे हुआ था, अब दो माध्यम के सहारे होगा। तो इसमें परिभाषा लिख लेंगे, लिखिएगा, इसमें इंद्रियों का वस्तुओं के साथ जो संबंध होता है, इसमें इंद्रियों का वस्तुओं के साथ जो संबंध होता है वह दो माध्यमों के सहारे होता है। इन दिस द रिलेशनशिप ऑफ सेंस विथ द ऑब्जेक्ट इज डन थॉट टू मीडियम। सर हिंदी में एक बार रिपीट करना। हाँ, इसमें इंद्रियों का वस्तुओं के साथ जो संबंध होता है वह दो माध्यमों के सहारे होता है। वह दो माध्यमों के सहारे होता है। क्लियर है यहाँ पर? ठीक, अब यहाँ पर ये चीजें समझनी है कैसे, कुल तीन संबंधों पर, मतलब कुल प्रत्यक्ष इस प्रकार जो है इसमें हम देख सकते हैं, इसमें जो है आई का और जो ऑब्जेक्ट्स है उन दोनों के भी दो माध्यम कैसे आते हैं।
जैसे हमने एग्जाम्पल एक ही हम लेके चलेंगे, पहले में घड़ा लिया था, दूसरे में घड़े का लालिमा होती है, लाल होता है। अब घड़े का लाल होना, अब देखिए कह रहा कि घड़े का लाल, घड़े का जो लाल होता है वो लाल प्रजाति का ही होता है। अब लाल कई कलर के होते हैं, तो लालपन जो होता है कई कलर का होता है, तो लालपन का ज्ञान जो होता है हमें आंखों के साक्षात संबंध जो है घड़े से होता है। घड़े के बाद जो है हम वो उसके रंग को देखते हैं कि घड़ा किस कलर का है, मतलब ये रंगों की जाति से संबंधित रखता है, इसलिए तीसरा जो है इसमें क्या होता है, रंग आ जाता है आपका। ठीक, घड़े का संबंध लाली से है और लाली उसकी जाति लालपन से संबंधित है। अब पीला है, पीले कई कलर के होते हैं, लाल है कई कलर के, कलर इन द सेंस कि उसमें भी डिवाइडेशन होता है, उसमें भी कई भाग होते हैं, हल्का लाल होता है, डार्क होता है, या कई तरीके के। हमसे ज्यादा बेहतर तो मतलब लड़कों से ज्यादा बेहतर लड़कियां जानती है कि रंगों के प्रकार में, ठीक है, उनके चाहे नेल पॉलिश हो, लिपस्टिक हो, तमाम तरीके की चीजें हैं, उनको हल्का डार्क सब चीजों के बारे में ज्यादा ज्ञान रहता है। तो उसमें आप बता सकते हैं घड़े का जो लालपन है ये उसकी जाति लालिमा से संबंधित है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें जो है तीन प्रकार, इसमें जो है 3 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसमें जो है 3 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 पे लिखिएगा, जैसे आंख और घड़े का साक्षात संबंध। पहला पॉइंट लिखेंगे आंख और घड़े का साक्षात संबंध। ठीक, दूसरा पॉइंट, दूसरा संबंध लिखेंगे घड़े और लाल का समवाय संबंध। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पहला लिखेंगे क्या आप, आंख और घड़ा, पहला आंख और घड़ा। ठीक, आंख और घड़े के बीच जो संबंध होता है ये साक्षात संबंध होता है। दूसरे में क्या होता है, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे घड़े और लाल, घड़ा और लाल, ठीक है ना, यहाँ पे जो घड़े हैं और प्लस लाल, ठीक, ये लाल है, ये दोनों, तो इन दोनों के बीच जो संबंध होता है इसको समवाय बोलते हैं। घड़े और लाल के बीच जो संबंध होता है इसको हम लाल बोलते हैं, इसको हम समवाय बोलते हैं, ठीक है ना। 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट पे आप लिखेंगे, तीसरा क्या है, तीसरे में लिखेंगे लाल और लालपन, लाल एंड, भाई लालपन में मतलब जो लाल कलर होता है उसके भी कई डिवाइडेशन होते हैं, तो किस प्रकार का लाल है ये इसके जात की या इसके ग्रुप के, इसके समूह के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कोरिलेशन बिटवीन रेडनेस एंड रेडीनेस, ठीक है, रेडनेस मतलब दोनों का रेडनेस ही होता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में आप इसको समझ सकते हैं कि लाल का जो समूह होता है वो उस समूह से संबंध जो रखता है, तो ये भी आपका समवाय हो गया आपका। क्लियर पॉइंट। तीनों पॉइंट लिख लिया आपने, जी सर क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये पॉइंट समझ गए, ये क्लियर हो गया आपका। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, समवाय क्या होता है। भाई इसी से तो डिस्कस हो रहा है सब जगह, समवाय समवाय की बात, तो यहाँ पे समवाय को जान लेते हैं। यह जो है चौथे प्रकार का सेंस कांटेक्ट है, ये सेंस कांटेक्ट सन्निकर्ष है, यह चौथे प्रकार का सेंस कांटेक्ट है जिसको समवाय कहा जाता है। इसमें क्या होती है, इसमें इंद्रियों का जो है सन्निकर्ष एक ऐसी वस्तु से होता है जिसमें वस्तु एक गुण के रूप में इंद्रियों में संवेद हो जाता है। संवेद का मतलब होता है समाहित हो जाता है, उसमें मिल जाता है, ठीक है। मतलब इसमें कहता है, जैसे इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कान का गुण क्या होता है, आवाजों को सुनना, मतलब जिसका जो गुण होता है वो उसी गुण के आधार पे काम करता है, वही आपका समवाय कहलाता है। ठीक, जिसका जो गुण होता है वही काम वो करता है, तो वही आपका समवाय कहलाता है। इसमें आप लिख लेंगे इसकी परिभाषा कि इंद्रिय का सन्निकर्ष का मतलब होता है संपर्क। क्या होता है, संपर्क। लिखेंगे
इंद्रियों का संपर्क एक ऐसी वस्तु से होता है, इंद्रियों का संपर्क एक ऐसी वस्तु से होता है जिसमें जिसमें वस्तु एक गुण के रूप में इंद्रिय में समाहित हो जाता है, इंद्रिय में समाहित हो जाता है। जैसे कान द्वारा शब्दों का प्रत्यक्षीकरण होना, जैसे कान द्वारा शब्द का प्रत्यक्षीकरण होना। इंग्लिश में भी लिख लेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं, लिखिए इन दिस द सेंस इज एसोसिएटेड विथ एन ऑब्जेक्ट in which the object is integrated into the sense as a quality, ठीक है। क्लियर है पॉइंट कि यहाँ पर इंद्रियों का जो वस्तुओं के साथ जो संपर्क होता है वो वस्तु के एक ऐसे गुण के रूप में हो जाता है जो इंद्रियों से जाके मिल जाता है। इसका एग्जांपल जैसे द परसेप्शन ऑफ द वर्ड, थॉट, द सेंस ऑर्गन्स, मतलब जब इंद्रिय जो कान का है, कान जो है, कान द्वारा शब्दों का प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो जो है इंद्रियों में ही समाहित हो जाता है। शब्द का ज्ञान हमें किसके द्वारा होगा? इंद्रियों के द्वारा होगा। कौन सी इंद्रियों के द्वारा होगा शब्द का ज्ञान? कान के द्वारा होगा। अगर किसी चीज का स्वाद लेना है तो उसकी स्वाद की सुगंध जो है नाक में जाएगी। अगर उसका स्वाद कैसा है तो वो हमारी जीभ ही बता सकती है हमारी, ठीक। तो ये समवाय के अंतर्गत आपका आएगा। लिख लिया सब लोगों ने? बताइए। जी सर, लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग चलते नेक्स्ट, संवेद समवाय क्या होता है। संवेद समवाय में भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये कंफ्यूजिंग बहुत रहेगा, इसलिए इसको एक एक लाइन आराम से आप लिख लोगे, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एग्जाम्पल में बताओ। हाँ, क्या बोला? एग्जाम्पल इसमें नहीं लिखा आपने? संवेद समवाय में, सॉरी समवाय में मैंने एग्जांपल बताया। जैसे कान का जो क्वालिटी होती है वो, उसकी क्वालिटी क्या है? किसी भी शब्द को सुनना, ठीक। मैंने यही बताया कि जिस व्यक्ति की जो क्वालिटी है वो वही काम केवल कर सकता है, वही चीजें कर सकता है, तो वो आपका समवाय कहलाता है आपका, ठीक। समवाय कहलाता है। जैसे इसमें बताया गया है कि लालपन में जो लाल होता है, लाल कलर कोई और लाल नहीं बना सकता है कि लाल कलर हल्का, डार्क या जो भी लाल, मेहरून लाल, जो भी तरीके बना सकता है, वो अपने जाति के द्वारा ही, अपने समूह के द्वारा ही काम को कर सकता है, ठीक है। ये पॉइंट है। तो समवाय में तो ये हम लोगों जो ऊपर से एग्जाम्पल लेते जा रहे हैं इससे भी आप समझ सकते हो, ठीक। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया था कान के द्वारा सुनना, मतलब कान का काम केवल सुनना ही और कोई काम नहीं कर सकता है, केवल उसमें अपने गुण के साथ ही वो काम करेगा, ठीक। अब संवेद समवाय क्या होता है? संवेद समवाय में कहता है शब्द में, अब जैसे इसमें उसकी जाति जो होती है, ये जाति लाल का लालपन होना, जैसे लाल का लालपन होना, ये संवेद समवाय कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेद समवाय। अब देखिए ये लाल कलर जो था ये आपका संवेद कहलाया था। जैसे इसमें बताया था कि ये अपने गुण के अनुसार जो है काम करे। कान जो है केवल शब्दों को सुनेगा। अब शब्दों के जितने प्रकार होंगे,
अब शब्दों के जितने प्रकार होंगे उसको जो है सुनने का काम करेंगे, तो वो आपका संवेद समवाय होगा। ठीक। सर चौथे पॉइंट में आएंगे वो, क्या? जो अभी आप बोल रहे हैं वो 5वें पॉइंट में नहीं है, वो चौथे पॉइंट में है। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ दोनों में अंतर क्या है। समवाय में जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, कान का मतलब होता है सुनना। ठीक। अब सुनने में भी शब्द जो है दो प्रकार के शब्द होते हैं। शब्द के अंदर शब्द भी होते हैं। तो जैसे लाल के अंदर लालपन होता है, वैसे ही शब्द के अंदर शब्द होते हैं। जैसे लालपन के अंदर लाल जो है, लालपन के अंदर मतलब जितने मैंने बताया आपको डार्क या जो भी है, ये संवेद समवाय होता है। उसी प्रकार हमने जो कान वाले एग्जांपल दिए थे कि कान का काम क्या है, सुनना, शब्दों को सुनना। अब शब्द भी कितने दो प्रकार के, एक तो केवल शब्द है, साधारण शब्द, और शब्दों का जो समूह होता है उसको जो बोलते हैं संवेद समवाय बोलते हैं। जो शब्दों का समूह होगा उसी को संवेद समवाय कहा गया इसमें। सर हमें इसमें क्या एक लाइन लिख लें, आप बता दीजिए, वही लाइन लिख लेते हैं। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, संवेद समवाय में जाति का बोध होता है। जाति का बोध या जाति का जानकारी मिलती है। ठीक है, यह लिखेंगे लिखिए, संवेद समवाय में किसी भी गुण के जाति का बोध होता है। किसी भी गुण के जाति का भेद ज्ञान होता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे शब्द में शब्दत्व की, जैसे शब्द में, ठीक है, जैसे शब्द में, जी सर आ रही है। हाँ पहला एग्जाम्पल मैं लिखा, जैसे उसमें मैंने लिखा है क्या, जब किसी वस्तु के जाति का जब किसी वस्तु के गुण के जाति का बोध होता है या जानकारी होती है तो उसे संवेद कहा जाता है। ठीक है ना, संवेद समवाय कहा जाता है आपका। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या बताया था सर? जैसे शब्द में, जैसे लालपन में लाल का ज्ञान होना, लालपन में लालपन का ज्ञान होना, शब्द में शब्दत्व का ज्ञान होना, लालपन में लाल का ज्ञान होना, शब्द में शब्दत्व का ज्ञान होना। ठीक है ना, ये होता है आपका। इसमें एग्जाम्पल चेंज करके एग्जाम में नहीं पूछता है, सेम डिट्टो एग्जाम्पल पूछ लेता है। ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल जैसे आपके एग्जाम में आता है कि जैसे कोई घड़ा, इसमें एक जैसे विशेषण विशेष की बात करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो बता पाएंगे इसमें हम लोग। इसमें कहते हैं, इसमें लिखिएगा, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद समझाते हैं। लिखिए, जब हम किसी वस्तु के अभाव का प्रत्यक्ष करते हैं, लिखिएगा, जब हम छठवें पॉइंट में, जब हम किसी वस्तु के अभाव का प्रत्यक्ष करते हैं तब स्वतः अभाव नहीं दिखाई देता। लिख लिया, लिखेंगे, when we feel the lack of something we do not automatically see the lack of something। जब हम किसी वस्तु के अभाव का प्रत्यक्ष करते हैं तब स्वतः अभाव नहीं दिखाई देता। मतलब जब हम किसी अभाव का मतलब होता है कमी, जब हम किसी कमी को देखते हैं तो सामने तो हम कमी देख रहे थे लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे
इसके साथ कहते हैं कि प्रत्येक के साथ मिला हुआ कोई ना कोई आधार जरूर दिखाई देता है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं कि घड़ा नहीं है, कह सकते हैं कि हमारे सामने घड़ा नहीं है। या कहने के लिए जानना पड़ता है कि भूमि पर घड़े का अभाव है, मतलब घड़ा जो है नहीं है। जैसे यहाँ पर कोई वस्तु, जैसे मान लो यहाँ पर ये पेन रखा है कुछ देर के लिए, अब ये पेन हट गया तो हम कहेंगे यहाँ पर ये पेन नहीं रखा है, तो ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर यही डेफिनेशन आती है कि जब घट का या घड़े का अभाव होता है, हेडलाइन लिख लीजिएगा, जब घड़े का अभाव होता है तो उसे विशेषण विशेष से भाव के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, मतलब जो चीज पहले थी अब वहां पर वो वस्तु नहीं है। जैसे आपके घर में देखे होंगे कि टेबल में आपने किताब रखी और कुछ देर बाद जब दोबारा लौट कर आए तो किताब अपने स्थान पर नहीं है, तो आप कहते नहीं कि मेरी किताब कहाँ गई। तो वहां पर किताब का ना होना, अभाव, कमी होना या अभाव होना, वही आपका क्या कहलाता है, आपका विशेषण विशेष से भाव कहलाता है आपका। ठीक है, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो ना, और भी। नहीं, पॉइंट नहीं लिखा। When we feel the lack of something, क्या बोले सर मैंने टोटली नहीं लिखा पॉइंट को। When we feel the lack of something, हाँ, when we feel the lack of something, we do not automatically see the lack of something. Then their appearance to be some basis mixed with perception, to say that there is no picture. One has to know that there is a lack of picture on the ground floor. ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया आपका, क्लियर है पॉइंट यहाँ पर। और बताओ सर, इसका एग्जाम्पल ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी हमारा अभाव कहलाता है। चला गया, चले जाने के बाद जो स्थान खाली रह जाता है वही अभाव कहलाता है। सर हिंदी में हाँ, इसमें कहते हैं कि जब हम किसी वस्तु का, जब हमारे सामने किसी वस्तु का अभाव होता है, हम देख तो रहे कि वो चीज कम है, ठीक है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है। जैसे मैंने बताया कि प्रत्यक्ष रूप से हमें जो चीज कमी दिखाई दे रही है उसका कोई ना कोई तो आधार होगा। भाई हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर घड़ा रखा था और अब नहीं है, तो इसका कोई ना कोई तो आधार होगा। वहां पर कहीं ना कहीं आपको वो स्थान पता है ना, पता है कि नहीं पता है कि आपके लाइफ में आप जैसे घर में होता है, घर में जैसे मान लो, इसका एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, चलो समझते हैं इसे। अब जैसे मान लो एक घर है, एक घर में एक लड़की रहती है, अब उसका शादी हो गई, शादी हो जाने के बाद वो लड़की एक जगह से दूसरी जगह चली गई, तो अब उस घर में जहां पे वो लड़की रहती थी अपने घर में, तो वहां पर उसके माता पिता उसकी कमी महसूस करते कि नहीं करते हैं कि या मेरी बच्ची यहाँ रहती थी, इस कमरे में रहती थी, यहाँ से अब चली गई, तो यहाँ पर उस बच्ची का जो अभाव है, कमी है, वो देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है। तो वो पहले से माइंड में कोई ना कोई बेस तो था, उस बेस के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वो बच्ची मेरी रहती थी। तो यही आपको एग्जाम्पल, आप इसको सेट कर सकते हैं। शायद ये एग्जाम्पल आपको याद रहेगा ज्यादा समय तक। क्लियर? हाँ, है ना, ये पॉइंट ज्यादा समय तक याद रहेगा हम लोगों को। ठीक, अब यहाँ पर जितनी परिभाषाएं दी गई थी, ये परिभाषाएं जो है किसके द्वारा दी गई थी, याद रखना है, ये न्याय शास्त्र में गौतम ऋषि ने जो दी थी उसके अनुसार है। अब इसमें जो है कई प्रकार के दोषों को बताया गया है, इसके 3 दोष बताए गए हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो उस दोष को भी हम नोट डाउन, इसको साफ करें, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर साफ कर दो, स्क्रीनशॉट लेने लायक कुछ है नहीं। सर
सर ये क्या मतलब किसके द्वारा दी गई छह परिभाषाएं? ये सेंस ऑर्गन्स मतलब दिए गए प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषाएं हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पर गौतम ऋषि और गंगेश उपाध्याय का नाम मैंने बताया था। नव्य न्याय और न्याय शास्त्र, ठीक है। तो न्याय शास्त्र की रचना जो है गौतम ऋषि ने करी थी, और जो है नव्य शास्त्र की रचना जो है गंगेश उपाध्याय ने करी थी, ठीक है। तो गंगेश उपाध्याय ने कहा कि ये परिभाषाएं जो है पूर्ण नहीं है, इसमें कमियां हैं। तो इनकी कमियों को बताया इन्होंने, 3 प्रकार की कमियों को बताया, उन 3 प्रकार की कमियों को डिस्कस करेंगे हम, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, देखिए अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे प्रत्यक्ष प्रमाण में जो सन्निकर्ष है, सन्निकर्ष के 6 भेदों के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसके आधार पर जो है न्याय सूत्र के अनुसार, न्याय शास्त्र के अनुसार जो है गौतम ऋषि ने जो अपनी परिभाषाएं दी थी उसमें संतुष्ट तो थे, लेकिन गंगेश उपाध्याय जो नव्य न्याय के प्रतिपादक है, उन्होंने इसमें कुछ न कुछ कमियां बताया। कहा कि इन परिभाषाओं में कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ दोष है। तो उन्होंने 3 प्रकार के इसमें कमियों को बताया है, ठीक है ना। 3 प्रकार की कमियां कौन कौन सी है? नंबर 1, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा नव्य न्याय। नव्य न्याय, नव्य न्याय के कौन है फाउंडर? गंगेश उपाध्याय। क्या है? गंगेश उपाध्याय, ठीक, गंगेश उपाध्याय है आपके। अब इसमें इन्होंने 3 प्रकार के दोष बताए, मतलब क्या बताया? 3 प्रकार की इसमें फैल्सी या दोष, फैल्सी इन द सेंस दोष बताया इन्होंने। क्या बताया? फैल्सी बताई 3 प्रकार के, ठीक। कहते हैं गंगेश उपाध्याय देयर ओरिजिनेटर ऑफ न्यू न्याय हैज ट्राइड टू आउटलाइन 3 टाइप ऑफ डिफेक्ट अगेंस्ट द डेफिनेशंस। मतलब जो ऊपर जो परिभाषाएं दी गई थी उसमें 3 प्रकार के डिफेक्ट बताए गए थे, 3 प्रकार की कमियों को बताया गया था। सबसे पहला कौन है? सबसे पहला है अव्याप्ति दोष। नंबर 1 क्या है? पहले अव्याप्ति दोष। अव्याप्ति दोष को हम लोग बोलते हैं फैल्सी टू नैरो डेफिनेशन, ठीक। क्या बोलते हैं? फैल्सी, ठीक है, फैल्सी तो ये नव्य न्याय गंगेश अव्याप्ति, उपाध्याय ने बताया है। अव्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष होता है, इसको बोलते हैं फैल्सी टू नैरो, फैल्सी टू नैरो डेफिनेशन, ठीक है। फैंसी टू नैरो डेफिनेशन, ठीक। अब इसकी कैसे बताया? इसमें अव्याप्ति दोष क्या होता है इसको भी जान लो। अव्याप्ति दोष में इन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति जिसमें जैसे इन्होंने कहा कि ईश्वर होता है, कहा हाँ होता है, कहीं ईश्वर के पास तो इंद्रियां होती नहीं है। जब ईश्वर के पास इंद्रियां नहीं होती हैं तो उनको किसी प्रकार का ज्ञान भी नहीं होगा। इनका तर्क यही था कि अगर आप ईश्वर को मानते, ईश्वर के पास तो किसी प्रकार की इंद्रियां नहीं है। जब किसी प्रकार की इंद्रियां नहीं है तो ईश्वर को ज्ञान कैसे होगा? तो ईश्वर को सभी वस्तु, लेकिन फिर भी ईश्वर को सभी वस्तुओं का ज्ञान होता है। तो ये एक प्रकार के उनकी परिभाषा में दोष था, जिसको बोलते हैं फैंसी टू नैरो डेफिनेशन। लिख लीजिएगा आप लोग, लिख लिया? फैंसी टू नैरो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? इन्होंने एग्जाम्पल दिया, नव्य न्याय में गंगेश उपाध्याय ने एग्जाम्पल दिया कि ऐसी स्थिति में, मतलब इन्होंने कहा कि इंद्रिय और वस्तु के संपर्क द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहा गया है। तो कहें चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि आपने प्रत्यक्ष की परिभाषा सही दी है। इन्होंने कहा ये बताओ, अगर ईश्वर है, ईश्वर को प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर के पास तो इंद्रिय है ही नहीं।
भाई उसके पास इंद्रियां है नहीं, तो इंद्रियां ना होने के कारण उनको वस्तुओं का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनको सभी वस्तुओं का ज्ञान है। तो इसका मतलब आपकी परिभाषा में कहीं ना कहीं दोष है, कहीं ना कहीं कमी है। इस प्रकार के दोष या कमी को अव्याप्ति दोष कहते हैं, फैंसी टू नैरो डेफिनेशन कहते हैं इसको। क्लियर? एग्जाम्पल हाँ, इसका एग्जाम्पल यही बताया इन्होंने कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास आंख का ज्ञान ना हो, लेकिन फिर भी वो जो है उसको फील करके जान रहा हो, उसने अपने मन में बनाया, तो क्या वो किसी एक इंद्रिय की कमी के कारण क्या उसको वो आभास नहीं कर पाएगा? क्या कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये एक प्रकार की कमी है। इन्होंने एक ही एग्जाम्पल दिया ईश्वर का, कि ईश्वर जैसे मान लो कि ईश्वर के पास किसी भी प्रकार का, उन्होंने कहा, इंद्रियां नहीं होती है, तो क्या ईश्वर को किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता है क्या? मतलब इन्होंने कहा केवल इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान, जो प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हो वही ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं होता है, बल्कि उसके आगे पीछे भी आपका होता है। सिक्स सेंसेस भी काम करते हैं, अपनी छठी इंद्रियां, तो उससे भी व्यक्ति जो है वस्तुओं का ज्ञान कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल आपको दे, जैसे हमें हमें जो है पता चल जाता है ना हम लोगों को कि आज वर्षा होने वाली है कि नहीं होने वाली, या आप मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपके अंतरात्मा से बोलने लगता है ना कि ये काम नहीं हो सकता आज, भले हम प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें, देखिए यहाँ पे प्रत्यक्ष नहीं है कोई चीज, हमें पता भी रहता है कि ये काम नहीं होगा आज, फिर भी हम जाकर प्रयास करते हैं। तो ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये आपको पहले से पता हो जाता है, आपके अंदर सेल्फ, मतलब आपकी आत्मा पहले से गवाही देने लगती है, कहने लगती है कि हाँ ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। सर इसमें क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये फैंसी टू नैरो आपका अव्याप्ति दोष क्या होता है, अव्याप्ति दोष से संबंधित आपसे पूछा जाता है, तो उसमें आप बताएंगे क्या परिभाषा होगी। जब कभी भी इंद्रियों के बिना जब कोई ज्ञान होता है, तो उसे इंद्रियों के बिना जब कोई ज्ञान होता है, ठीक है, तो उसे जो है उसके अंतर्गत आपका अव्याप्ति दोष होता है आपका। ठीक, जब प्रत्यक्ष, कहते हैं कि जब प्रत्यक्ष का इंद्रियों के बिना ज्ञान हो, बिना इंद्रियों के ज्ञान होता है वस्तु, बिना इंद्रियों के वस्तुओं का ज्ञान जब हमें हो जाता है, तो वो एक अव्याप्ति दोष के अंतर्गत आपका आता है। ठीक, इसका जब क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन में आपको और मिल जाएगा। दूसरा आपकी इसमें क्या है, दूसरी त्रुटि या दूसरी कमी क्या है आपकी, दूसरी त्रुटि है आपकी चक्रक दोष। क्या है? चक्रक दोष। ये भी एग्जाम में आपने देखा होगा, पूछा जाता होगा आपका। फैल्सी ऑफ आर्गुइंग इन ए सर्किल, लिखिएगा फैल्सी ऑफ आर्गुइंग इन ए सर्कल, इन ए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और ग्रुप में डाल देना, कोई मुझे काम है ना। ठीक है, ठीक है, सर्कल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोगों में से कोई भी। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसकी भी कहानी बड़ी अचरज है। अब इसकी कहानी आप सुनोगे तो आपको और मजा आएगा। ठीक, इसमें कहते हैं कि ये जो है दूसरे प्रकार की त्रुटि गंगेश उपाध्याय ने इसमें बताया है। इसमें क्या कहा है इन्होंने, इसकी परिभाषा में बताया है कि प्रत्यक्ष की व्याख्या जो है इंद्रियों के द्वारा की जाती है। भाई प्रत्यक्ष परसेप्शन की डेफिनेशन, परसेप्शन की जो परिभाषा है वो इंद्रियों के द्वारा की जाती है, फिर इंद्रियों की व्याख्या जो है प्रत्यक्ष के द्वारा की जाती है। मतलब यहाँ पर ये कहता है कि प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। फिर पूछा जाता है कि इंद्रिय, अब फिर पूछा जाता है इंद्रियों की व्याख्या कैसे करेंगे। अब पूछा जा रहा है कि इंद्रियों को कौन बताएगा कि हमारी इंद्रियां काम कर रही कि नहीं कर रही, तो ये कौन बताएगा, ये प्रत्यक्ष, कौन बताएगा, प्रत्यक्ष बताएगा। मतलब पहले प्रत्यक्ष, यहाँ प्रत्यक्ष से इंद्रियों का ज्ञान होगा, फिर इंद्रियों से फिर प्रत्यक्ष का ज्ञान होगा। ठीक, तो ये दोनों आपस में घूमते रहते हैं, तो यही यहाँ पर ये फंस जाते हैं। गंगेश उपाध्याय ने कहा कि इंद्रियां किसे कहते हैं, उन्होंने डेफिनेशन पूछी कि इंद्रिय या सेंस की डेफिनेशन बताओ।
तो वहां पर उन्होंने बताया कि इंद्रिया वह है जिसके द्वारा वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। लिखेंगे, आप लिखेंगे इंद्रिया किसे कहते हैं, लिखिए इंद्रिया किसे कहते हैं। ठीक, लिखिए उत्तर लिखिए, इंद्रिया वह है जिसके द्वारा वस्तु का प्रत्यक्ष होता है, वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। मतलब when asked what is called the sense, then the न्याय says that क्या बोलते हैं, the sense is the one by which of the object is a visible, ठीक है, इसे विजुअल लिख लिया उत्तर कि इंद्रियां किसे कहते हैं, तो इंद्रियां वह है जिसके द्वारा वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। फिर गंगेश उपाध्याय जी ने पूछा कि जब उन्होंने पूछा कि प्रत्यक्ष क्या होता है, लिखेंगे क्वेश्चन नीचे लिखिए, प्रत्यक्ष क्या होता है, लिख लिया, हेलो हेलो, हाँ लिखिए प्रत्यक्ष क्या होता है, आंसर लिखिएगा। अब प्रत्यक्ष क्या होता है, तब जो है न्यायशास्त्र जिन्होंने लिखा है, न्यायिकों ने, तब वो उत्तर देते हैं कि प्रत्यक्ष वह है जिसका ज्ञान हमें इंद्रियों द्वारा होता है, जिसका ज्ञान हमें इंद्रियों द्वारा होता है। ठीक, and then when asked what is perception, they say that perception is what knowledge is obtained by the sense। ठीक, अब देखिए, अब आपने दोनों परिभाषाओं को जो प्रत्यक्ष वह है जिसका ज्ञान हमें इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर उन्होंने पूछा कि आपने बताया का, आपने दोनों को तो घुमा फिरा के एक ही बात कह रहे हैं, प्रत्यक्ष क्या है, कह रहे इंद्रिया है, इंद्रिया क्या है, प्रत्यक्ष है। जब दोनों आपस में घूम रहे हैं तो यही आपका चक्रक दोष कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, चक्रक दोष कहलाता है आपका, ठीक है ना, यही आपका चक्रक दोष इन्होंने कहा है आपका। ठीक, अब नंबर 3 पर जो है आपका, नंबर 3 पे आपका आता है फैंसी टू वाइड डेफिनेशन, अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति दोष। इसके एग्जांपल सेट एकदम ऐसे ही आते हैं जो एग्जांपल आपको बता रहे हैं ना, इससे हटकर एग्जांपल आपके एग्जाम में नहीं आते, क्योंकि इसके एग्जांपल बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, आप उसको लॉजिक को लगाना बहुत मुश्किल है। फैंसी टू बहुत डीप जाना पड़ेगा इस वजह से। फैंसी टू नहीं, इसकी क्या सरफेस आप जानो, ज्यादा डीप वो पूछेंगे नहीं। नहीं, अब वो एग्जाम्पल और बनाने के लिए बहुत जाना पड़ेगा। बिल्कुल, वो तो उसके लिए काफी डीप जाना पड़ेगा आपको ना। ठीक, तो यहाँ अतिव्याप्ति दोष, इसको भी लिख लो। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें अतिव्याप्ति दोष क्या होता है, वाइड मींस बड़ा होता है, बड़ा दोष क्या है, तो इसमें इन्होंने बताया है कि इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष के अतिरिक्त, इसमें क्या है, इसमें बताया कि प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान में भी मन का ज्ञेय वस्तु से संबंध होता है। ज्ञेय का मतलब क्या होता है, जिस वस्तु को हम जानना चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि वस्तु का हमें ज्ञान जब होता है तो प्रत्यक्ष के अतिरिक्त हमें मन का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि अब अतिव्याप्ति का मतलब होता है जब प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य किसी से भी ज्ञान आपको प्राप्त हो तो उसे अतिव्याप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिव्याप्ति कहते हैं हम लोग। लिख लेंगे, आप लाइन लिखेंगे,
प्रत्यक्ष के अलावा या प्रत्यक्ष के अतिरिक्त सर हाँ थोड़ा किसी का म्यूट अनम्यूट है उसको बोल दीजिए क्योंकि स्क्रीन चला जाता है। मान भी कोई ठीक है ठीक है। बोलिए। ठीक है चलो, तो यहाँ पे आप अतिव्याप्ति में लिखिए, लिखिए लिखिए प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य, अप्रत्यक्ष के अतिरिक्त ठीक है, प्रत्यक्ष के अतिरिक्त मन का मन का मन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात अनुमान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रत्यक्ष के अतिरिक्त हाँ, अन्य प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान में भी, प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान में भी मन का ज्ञेय वस्तु से संबंध होता है। सर एक बार और बोल दीजिए। देखिए देखिए प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान में भी मन का ज्ञेय वस्तु से संबंध होता है। ज्ञेय वस्तु से संबंध होता है। अब यहाँ पे इसको समझना है कि अतिव्याप्ति कैसे इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष में ही केवल मन का प्रयोग किया जाता है, मन का प्रयोग केवल प्रत्यक्ष में ही किया जाता है, जबकि गंगेश उपाध्याय ने बोला कि प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान में भी हम मन का प्रयोग करते हैं, जो वस्तु को जानना होता है। जिस वस्तु को जानना होता है उस वस्तु को जानने के लिए हम अनुमान में भी हम मन का प्रयोग करते हैं। जब अनुमान में भी हम मन का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि केवल हम प्रत्यक्ष में ही प्रयोग नहीं करते बल्कि और जगह भी प्रयोग करते हैं, तो वही आपका अतिव्याप्ति दोष कहलाता है आपका। ठीक है, इसको एक दो बार और पढ़ेंगे और करेंगे तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? सर एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं। नहीं, इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया है, इसमें बस इतना ही बताया गया है। इसमें यही कहा गया कि प्रत्यक्ष वालों ने बोला कि मन का प्रयोग, मन का भी प्रयोग जो है, इंद्रियों का प्रयोग केवल प्रत्यक्ष में किया जाता है, जबकि गंगेश उपाध्याय ने कहा कि मन का प्रयोग जो है अन्य जगह भी किया जाता है। जैसे अनुमान में कहा कि अनुमान में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं हम लोग। ठीक है ना? जी सर। ठीक, अब इसके बाद प्रत्यक्ष का वर्गीकरण हम लोग करेंगे। जो मेन पार्ट्स होता है लौकिक और अलौकिक, अब जो है मेन पार्ट्स आपका शुरू होगा यहाँ से। ठीक है ना? अभी तक तो इसके बेसिक चीजें चल रही थी। अब जो नेक्स्ट क्लास हम शाम को लेंगे, शाम को कोशिश करेंगे 5 या 6 बजे हम लोग क्लास कर लें। ठीक है? जी सर। ठीक है ना? चलिए ठीक है, क्लास कर लोगे ना सब सर लोग शाम को? हाँ कर लेंगे सर, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, हो गया सर। चल चलिए, तो ठीक है, तो हम लोग शाम को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए अपना, इसको एक दो बार और देखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी ना। ठीक है, चलिए।
ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड जय डे, जगन्नाथ। जय हिंद सभी को।